नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक शब्द विचार। यानी कि हम यहाँ पर अपने फर्स्ट टॉपिक को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा भाषा, लिपि और व्याकरण, और जिसमें हमने भाषा के बारे में, लिपि के बारे में और व्याकरण के बारे में यहाँ पर जाना। तो व्याकरण के बारे में जब हमने जाना तो हमने यहाँ पर कहा व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप एवं उसके प्रयोग का ज्ञान कराता है। तो जब हमने शुद्ध रूप में प्रयोग का ज्ञान की बात की तो सबसे पहले हमने भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में जानना चाहा कि अगर हम एक एक चीज को ढंग से समझ लेंगे, जान लेंगे कि क्या उन वर्णों की आकृति है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, तो उनकी आकृति क्या है, बनावट क्या है, उनका उच्चारण किस तरह से किया जाता है, तो उसको हमने कहा वर्ण विचार। उसके बाद हमने देखिए, इसे हमने भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा, लेकिन जब हम अर्थ के आधार पर देखें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, क्योंकि वर्णों का तो कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी वाक्य को बोल रहे हैं, अगर आप किसी वाक्य को लिख रहे हैं, उसमें एक शब्द का मीनिंग होता है, ठीक है ना। तो इसको भी भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जा सकता है। यानी कि हमने यहाँ पर शब्द के विषय में पढ़ा, तो शब्द में मैंने आप लोगों को काफी सारी चीजें यहाँ पर बताई। शब्द विचार क्या है, जो 3 भाग है व्याकरण के, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो शब्द के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा, शब्द भंडार के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। शब्द का एक तरह से पूरा का पूरा मतलब किसे कहते हैं शब्द, जो सार्थक ध्वनियों का समूह होता है उसको शब्द कहा जाता है, ये हमने यहाँ पर बताया। और फिर मैंने जो मेन चीज आपको बताई वो मैंने बताई कि जो मेनली यानी कि मुख्यतः जब हम शब्दों को डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो 2 आधार पर उसको हम बांटते हैं। पहला सार्थक, यानी कि जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है। उसके बाद निरर्थक, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, और इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर बताए थे। और उसके बाद जो हमने यहाँ पर बताया कि सार्थक शब्द क्या है और आपके निरर्थक शब्द क्या है। और कई बार हम निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, सार्थक शब्दों के साथ करते हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, चाय वाय, ठीक है ना, अता पता, ठीक है। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द जो हम प्रयोग करते हैं, लेकिन उनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन उनका कैसा मीनिंग होता है, उनका एक तरह से जो आपका अलग से जो आपका अर्थ के आधार पर जो शब्द है, यानी कि जिनका अर्थ निकलता है, उसके साथ यूज करने पर उनका आप मीनिंग निकाल सकते हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने शब्दों का वर्गीकरण यहाँ पर किया था। उसके बाद सबसे पहले अर्थ के आधार पर, जिसमें मैंने आपको बताया कि शब्द 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द तथा विलोम शब्द। और उसके बाद मैंने आपको बताया प्रयोग की दृष्टि से, जिसमें हमने बताया 3 तरह के होते हैं, सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द और अर्ध तकनीकी। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज हमने यहाँ पर पढ़ी, स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द। तो इसमें हमने फिर से हमने कहा कि ये 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देसी शब्द और विदेशी शब्द। उसके बाद हमने रचना की दृष्टि से कि शब्दों की रचना कैसे की जाती है, तो उसके आधार पर हमने 3 तरह से शब्दों को पढ़ा। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है ना। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, यानी कि हम अपने इन टॉपिक्स को, जैसे हमने अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, ये सारे मैंने क्लियर कर दिए थे आप लोगों को। और उसके बाद हमने तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, ये भी हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया था। और उसके बाद हमने यहाँ पर रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ये भी क्लियर किया। और उसके बाद जो हमारा दूसरा वर्गीकरण है वो है व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। अब देखिए, एक शब्द है, उसको हमने यहाँ पर कितने तरह से बांटा है, कितने तरह से उसका कितने सारे तरह से हमने उसको समझा है, कितने तरह से हमने उसको जाना है।
अब देखिए व्याकरणिक विवेचन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अभी तक हमने कहा अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, तकनीक की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन अब हम कह रहे हैं व्याकरणिक विवेचन के आधार पर, यानी कि व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण, व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से। अब देखिए क्या होता है, जो शब्द होता है, शब्दों से ही क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं, ठीक है ना। अभी हम जब वाक्य विचार टॉपिक पढ़ेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका वाक्य विचार, और खास तौर पर क्लास 9th का, ठीक है ना। वाक्य विचार में आप वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर आप क्लास 10th में ज्यादातर पढ़ेंगे, लेकिन अर्थ के आधार पर आपका क्लास 9th का टॉपिक है, ठीक है। तो उसको हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा व्याकरण का तीसरा पार्ट जो होगा आपका वाक्य विचार। लेकिन उससे पहले हमने कहा वाक्य होता क्या है, ठीक है। वाक्य क्या होता है, जब हम शब्दों को सार्थक और व्यवस्थित क्रम में लगाते हैं। देखिए हमने यहाँ पर वर्णों को जब सार्थक क्रम में लगाया, व्यवस्थित किया, तो सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया तो शब्द बना। अब शब्दों को जब हम सार्थक एवं व्यवस्थित क्रम में लगाते हैं तो क्या होता है, आपके वाक्य बनते हैं। जैसे मैंने अभी तक यहाँ पर आपको शब्द बनाना सिखाया, जैसे घर घर, चल चल, डर डर, मत मत। लेकिन अगर आप इसको वाक्य के रूप में पढ़ें, घर चल डर मत, ठीक है ना, बिल्कुल सार्थक क्रम में, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, चल डर घर मत, कुछ मीनिंग निकल रहा है इस वाक्य का? नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। तो हमने कहा जहां पर हम सार्थक क्रम में व्यवस्थित करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब देखिए वाक्य हमने बता दिया, वाक्य होता क्या है, आगे भी पढ़ेंगे हम वाक्य के बारे में डिटेल में। लेकिन जैसे हमने कहा कि ये वाक्य आपका होता है, तो अब यहाँ पर देखिए जब भी कोई शब्द, अब देखिए यहाँ पर जो शब्द है वो कैसे, शब्द से ही तो वाक्य बनता है। तो जब भी कोई शब्द किसी वाक्य में लिखा जाता है, किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना, जब कोई शब्द किसी वाक्य में लिखा जाता है, वाक्य में प्रयुक्त होता है, तो फिर क्या होता है कि वो कुछ व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, वो शब्द जो है व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है, और उन्हीं व्याकरणिक नियमों से जब वो बंध जाता है वो शब्द, तो वो क्या होते हैं, अलग अलग तरह के कार्य करने लगते हैं, ठीक है। कोई आपका, जैसे हमने कहा घर चल, चल क्या है, क्रिया है, ठीक है ना। और डर मत, मत, तो इस तरह से शब्द है कि कोई आपका संज्ञा का काम होता है, कोई आपका सर्वनाम का काम करता है, ये तो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। लेकिन वो शब्द जो होते हैं वो अलग अलग तरह के कार्य करने लगते हैं जब वो कहाँ होते हैं, किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना। जब शब्द जो है वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो अलग अलग तरह से, यानी कि वो अलग अलग तरह के काम करने लगते हैं, व्याकरणिक नियमों से अलग अलग से काम करने लगते हैं। जो व्याकरण के नियम है उसके आधार पर वो अलग अलग तरह से काम करने लगते हैं, ठीक है। तो इसी कारण अब देखिए जब हमने कहा अलग अलग काम करने लगते हैं, तो अलग अलग काम करते हैं तो अलग अलग नाम भी उसके होंगे। तो उसी के आधार पर जब उनका काम अलग है तो जाहिर सी बात है उनका नाम भी अलग होगा। उसी के कारण, यानी कि व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से ऐसे शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से ऐसे शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, यानी कि हमारे हिंदी में टोटल जितने भी शब्द हैं, टोटल जितने भी शब्द हैं हमारी हिंदी में, उनको 8 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। उनको 8 भागों में बांटा गया है हमारी हिंदी में जितने भी शब्द हैं। और अब देखिए उन 8 को आपने समझना है, क्योंकि उन 8 भागों में बांटा गया है तो नाम भी तो समझने पड़ेंगे कि होता क्या है। जैसे इससे पहले हमने अर्थ के आधार पर जाना कि कुछ शब्द पर्यायवाची होते हैं, कुछ शब्द विलोम होते हैं, कुछ शब्द अनेकार्थी होते हैं, कुछ शब्द एकार्थी होते हैं, कुछ शब्द तकनीकी होते हैं, कुछ शब्द रूढ़ होते हैं, कुछ शब्द तत्सम होते हैं, कुछ शब्द तद्भव होते हैं, कुछ योग रूढ़ होते हैं। तो नाम पता है ना हमें सबका। ऐसे ही
व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से भी शब्दों के कुछ नाम होते हैं। और अब देखिए, क्योंकि हमने कहा वो 8 प्रकार के होते हैं, तो आठों को हम एक साथ तो नहीं समझ सकते, इसीलिए हमने आठों को, जैसे हमने 4 को रखा था अर्थ के आधार पर, 4 को रखा था उत्पत्ति के आधार पर, 4 को रखा था रचना के आधार पर, 4 को रखा 3 को रखा था तकनीक के आधार पर, हमने अलग अलग करके उनको समझा। तो इसी तरह से जो व्याकरणिक विवेचन है उसके आधार पर भी शब्दों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। यानी कि जो हमने कहा कि 8 प्रकार के होते हैं, तो उनको 4-4 के वर्ग बना दिए जाते हैं, ग्रुप बना दिए जाते हैं, और उसमें बांटा जाता है, 4-4 के वर्गों में बांटा जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो पहला वर्ग होता है उसको कहा जाता है विकारी। अब देखिए ये भी छांट के रखे जाते हैं यहाँ पर, जो लगभग एक जैसा काम करते हैं। आठों में से हमने छांटा कि जो एक जैसा काम करते हैं उनको एक तरफ रख दिया, और जो एक जैसा काम करते हैं उनको एक तरफ रख दिया। ठीक है ना, हमने उन दोनों को उनके कार्यों के आधार पर अलग अलग तरह से बांट दिया। तो एक को हमने कहा विकारी शब्द। क्या कहा? विकारी शब्द। ये पूरा आपका अलग से टॉपिक है, विकारी और अविकारी, आपके क्लास 9th में व्याकरण में आपका अलग से टॉपिक, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, तो हमने कहा कि हमने इसको अलग अलग भागों में बांट दिया, और कुछ को कहा हमने विकारी और कुछ को कहा हमने अविकारी। कुछ को कहा हमने विकारी और कुछ को कहा हमने अविकारी। अब देखिए विकारी शब्दों के अंतर्गत कौन कौन से शब्द हमारे आए। ठीक है, विकारी जो शब्द है उनके अंतर्गत कौन कौन से हमारे शब्द आए, तो यहाँ पर आपका शब्द आता है संज्ञा। संज्ञा शब्द जो होते हैं वो विकारी के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम शब्द जो है वो विकारी के अंतर्गत आते हैं। विशेषण शब्द जो है वो विकारी के अंतर्गत आते हैं, और क्रिया शब्द जो है वो विकारी के अंतर्गत आते हैं। अब रख तो दिए कि ये विकारी है, लेकिन कैसे है विकारी, क्यों है विकारी, क्यों इनको विकारी कहा जाता है, क्या होते हैं विकारी शब्द, परिभाषा क्या है विकारी शब्द की। विकारी, विकार अर्थात कोई भी कहते हैं ना कि कुछ विकार है इसके अंदर, कुछ चेंज, कुछ अलग है ये। ठीक है ना, विकारी शब्द, कुछ परिवर्तन। ठीक है ना, तो विकारी का अर्थ होता है परिवर्तनशील। विकारी शब्द का क्या अर्थ होता है? परिवर्तनशील। और अविकारी शब्द का क्या अर्थ होता है? अ का अर्थ होता है बिना परिवर्तन, यानी कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसको कहते हैं अविकारी। तो 4 अलग अलग भागों में हमने बांटा, विकारी 4 अलग रखे, अविकारी 4 अलग रखे। अब हमने कहा इसमें आते हैं आपके ये 4, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब देखिए संज्ञा की परिभाषा आप सबको पता है, क्लास 2 में हम पढ़ लेते हैं संज्ञा की परिभाषा। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? क्लास 2 में हमें संज्ञा की परिभाषा पढ़ा दी जाती है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो कौन बताएगा अभी मुझे यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा? कौन बताएगा? फटाफट बताइए। जब मैंने यहाँ पर लास्ट सेशन में शब्द विचार हमारा जो टॉपिक था, उस टाइम पे जब मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि क्या क्या पढ़ना है, तो उस टाइम पे भी मैंने आप लोगों से पूछा था कि संज्ञा होती क्या है, तभी आप विकारी शब्द को समझ पाएंगे। तो देखिए हमने कहा कि विकारी शब्द, विकारी यानी कि, और उसका अर्थ भी मैंने बताया, परिवर्तनशील, यानी कि जिसमें क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है, जिसमें चेंज आ जाता है, जिसमें परिवर्तन आता है, उसको कहते हैं विकारी। और 4 तरह के शब्द हमने रखे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा। अब यहाँ पर आपको ये चारों टॉपिक पढ़ने होंगे। तो ये चारों टॉपिक जैसे मैंने कहा कि क्लास 2, 3, 4 पढ़ते ही है आप, संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो अब क्लास 2 में जो हम पढ़ते हैं, एक लाइन में हम पढ़ते हैं कि संज्ञा होता क्या है, संज्ञा शब्द किसे कहते हैं, संज्ञा होती क्या है। तो आपने देखा होगा कि आप अपने आसपास की चीजों को किससे पहचानते हैं। आपके आसपास जो भी चीजें हैं आप उनको किससे पहचानते हैं। जो भी चीजें हैं, चाहे वो कोई मनुष्य हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई प्राणी हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, कैसे पहचानते हैं। स्थान चाहे कुछ भी हो, कैसे पहचानते हैं।
नाम से पहचानते हैं। यानी कि हम अपने आसपास की चीजों को किससे पहचानते हैं? नाम से पहचानते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा वही नेमिंग वर्ड है, यानी कि नाम वाला शब्द, यानी कि जो भी नाम वाले शब्द हैं वो क्या है? संज्ञा है। द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, प्राणी का नाम, स्थान का नाम और यहाँ तक कि भाव का नाम। मुझे रोना आ रहा है, मुझे हंसी आ रही है और बुढ़ापा आ गया, इसके अंदर तो बचपना है, अभी ये तो जवान है, अभी ये तो गरीब है, ठीक है ना। तो ये सब चीज क्या है? नाम है। व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, प्राणी का नाम, भाव का नाम, ये सब क्या है? नाम है। तो इसी के आधार पर क्या परिभाषा बनती है हमारी संज्ञा की? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहती है। एक लाइन में बिल्कुल इजीली क्लास 3rd 4th का बच्चा भी बता देता है व्हाट इज नाउन। नाउन क्या है, संज्ञा क्या है, ठीक है ना। तो क्या कहा हमने कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, प्राणी है, कुछ भी है, उसको, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि एवरी नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। सब नाम वाले शब्द, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी स्थान के नाम को, किसी प्राणी के नाम को, किसी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये है संज्ञा की परिभाषा। तो जितने भी हमारे संज्ञा शब्द होंगे, जितने भी हमारे संज्ञा शब्द होंगे, वो सब क्या होंगे? विकारी होंगे। अब विकारी क्यों होंगे भाई? अब हमने कहा कि, अब जैसे हमने यहाँ पर कहा विकारी है ये, तो क्यों विकारी है? क्योंकि आपने देखा होगा अगर हम किसी लड़का शब्द प्रयोग करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं हम? पुल्लिंग के लिए। अगर हम उसी शब्द को लड़की के लिए प्रयोग करें तो हम क्या कहेंगे? लड़की। यानी कि चेंज आ गया, यहीं पे शब्द परिवर्तित हो गया, ठीक है ना। अगर हम वहीं पर बहुवचन के लिए, यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं उनके लिए लड़के, बहुत सारे बच्चे हैं लड़कियां, ठीक है, छात्र, छात्राएं, ठीक है ना, और इसी तरह से बच्चा, बच्चे, ठीक है ना। तो अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, गायिका, तो ये सारे शब्द कैसे हैं? परिवर्तनशील है। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर। सबसे मेन चीज है जो आप ध्यान रखेंगे कि ये सारे शब्द परिवर्तित होते हैं लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर। यानी कि जहां पर स्त्रीलिंग होगा वहां पर स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जहां पर पुल्लिंग होगा वहां पर पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जहां पर एक वचन होगा वहां पर एक वचन शब्द का प्रयोग किया जाएगा, और जहां पर बहुवचन होगा वहां पर बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। तो यानी इसीलिए हमने इसको विकारी के अंतर्गत रखा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। ये चेंज हो जाता है लिंग और वचन के आधार पर। आधार क्या है? लिंग और वचन है। इसी तरह से सर्वनाम शब्द भी विकारी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उससे पहले पता तो हो कि सर्वनाम होते क्या हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? चलिए कौन बताएगा सर्वनाम की परिभाषा? सर्वनाम, संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर, अब आप देखेंगे, अगर जैसे मैंने कहा कि आप किसी के बारे में बता रहे हैं, किसी के बारे में कक्षा में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि सीता हमारी सीता कक्षा 9 की छात्रा है, सीता पढ़ने में बहुत अच्छी है, सीता को सभी अध्यापक बहुत प्रेम करते हैं, सीता कक्षा की सबसे होनहार बच्ची है, ठीक है ना। तो आप जब इस तरह से एक ही शब्द को बार बार प्रयोग करेंगे तो आपका जो वाक्य होगा वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन जब हम कभी उसके स्थान पर, ठीक है ना, वह, तुम, वे, उस, उनका, उनके आदि शब्दों को प्रयोग कर देते हैं तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ऐसे ही शब्द
जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब मैं बार बार अपना नाम ना लेकर अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करूंगी। बार बार मैं तुम्हारा नाम ना लेकर तुम या आप शब्द का प्रयोग करूंगी। ठीक है ना, तुम या आप शब्द का प्रयोग करूंगी। तो ये क्या है, आपके सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण शब्द से आप क्या समझते हैं? कुछ क्लियर हो रहा है? विशेषण शब्द से विशेषता बताने वाला। विशेषण क्या होता है? विशेषता बताने वाला। किसकी विशेषता? किसकी विशेषता बताएगा? हमारे आसपास क्या है? व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, प्राणी है, भाव है। इन सभी को तो हम कहते हैं आसपास की वस्तुएं, आसपास की चीजें। तो जाहिर सी बात है उन्हीं की विशेषता बताएगा। तो क्योंकि संज्ञा जो है वो सारी चीजें, सारे नाम वाले शब्द संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब देखिए, इसको हमने विकारी क्यों कहा? इसको हमने विकारी क्यों कहा? क्योंकि ये भी परिवर्तनशील है। जैसे मैंने क्या कहा कि एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है मैं, ठीक है ना, या मेरा, ठीक है ना। और अगर बहुत सारे हैं तो उनके लिए प्रयोग होता है हम, हमारा, ठीक है ना। अगर किसी दूसरे के बारे में बात की जाए, अगर वो सिंगल है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है वह। अगर वो बहुवचन है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है वे। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको विकारी कहा क्योंकि ये क्या है, परिवर्तनशील है, चेंज हो जाता है। इसी तरह से विशेषण के बारे में बात कर रहे हैं तो विशेषण हमने कहा कि विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। ठीक है। विशेषण, जैसे हमने कहा राम बहुत अच्छा लड़का है। राम बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है। तो अब देखिए, अच्छा लड़का, ठीक है। तो ये अच्छा शब्द जो है वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। अगर हम इसी के लिए यहां पर कहें सीता बहुत अच्छी लड़की है। सीता बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी यानी कि वो भी चेंज हो गया किसके आधार पर, लिंग के आधार पर। अगर मैं कहूं कि आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं। अच्छे यानी कि बहुत सारे। तो देखिए, लिंग वचन के अनुसार जो शब्द परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसी को हम कहते हैं विकारी। तो यानी कि आपका विशेषण शब्द भी क्या है, विकारी शब्द है। ठीक है ना। उसके बाद आता है क्रिया। उसके बाद आता है आपका क्रिया शब्द। तो क्रिया क्या होती है? सबसे पहले क्रिया की परिभाषा हम यहाँ पर बताएंगे कि क्रिया होती क्या है, क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा, किसी काम के करने या होने का बोध होता है जिस शब्द से, ठीक है ना, जिस शब्द से हमें किसी काम के करने या होने का बोध हो रहा है। जैसे अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, पढ़ा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। अध्यापिका पढ़ा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मोहन लिख रहा है। ठीक है ना। सीता लिख रही है, नाना जी किताब पढ़ रहे हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो आपके क्या होते हैं, क्रिया होते हैं, जिससे हमें किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया शब्द भी क्या है, परिवर्तनशील है, चेंज हो जाता है लिंग और वचन के आधार पर। जैसे हमने कहा अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, रही है। ठीक है ना। स्त्रीलिंग शब्द है रही है। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुवचन शब्द। ठीक है ना। रमेश
पत्र लिख रहा है, लिख रहा है, एक वचन, ठीक है ना। तो इस तरह से एक वचन और पुल्लिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया भी क्या होती है, वो लिंग और वचन के आधार पर चेंज हो जाती है, ठीक है ना। लिंग और वचन के आधार पर चेंज हो जाती है, इसीलिए इन सभी शब्दों को विकारी शब्द कहा है। इसीलिए इन्हें क्या कहा है, विकारी शब्द, जो परिवर्तित हो जाते हैं, जो चेंज हो जाते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसे डिटेल में आपको समझाऊंगी भी कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम ये आपको क्लियर होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे क्रिया विशेषण और संबंध बोधक या समुच्चय बोधक, या आप पढ़ेंगे, आप देंगे पद परिचय, ये भी आपके क्लास 9th का टॉपिक है, पद परिचय, ठीक है ना। तो उस टाइम पे आपको इन सभी का संपूर्ण ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। यानी कि आपको संज्ञा के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको संज्ञा के सारे भेद पता होने चाहिए, आपको सर्वनाम के बारे में पता होना चाहिए, सर्वनाम के सारे भेद पता होने चाहिए, क्रिया के भेद पता होने चाहिए, ठीक है ना। क्रिया को परिवर्तित भी किया जाता है, चेंज भी किया जाता है, तो उसके आधार पर भी आपको उसके भेद पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा क्रिया विशेषण। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक, जो है हमारा विकारी शब्द। विकारी जो हमने कर लिया, अब हम पढ़ेंगे अविकारी। यानी कि बिना, का अर्थ होता है बिना, यानी कि विकार के बिना, जिसमें कोई विकार ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसको हम कहते हैं विकारी शब्द। जो ऐसे शब्द जो लिंग वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं अविकारी शब्द। क्या कहते हैं, अविकारी शब्द, ठीक है। अब यहां पर देखिए, हमने कहा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, पहले कहा है क्रिया किसे कहते हैं, उसी के बाद कहा है विशेषण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा क्रिया क्या होती है, किसी काम को करने या किसी काम के होने की, जो होने को प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। यानी कि जो किसी काम को प्रकट करता है, किसी काम के बारे में बताता है, उसको क्रिया कहा जाता है। विशेषण क्या होता है, विशेषता बताने वाला। तो अगर दोनों को साथ में मैच कर दिया तो क्या होगा, जो काम की विशेषता को बताएगा उसको क्रिया विशेषण कहेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ऐसे ही क्रिया विशेषण जो है उसके भी बहुत सारे भेद होते हैं। ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है आपका अविकारी शब्द, जिसमें आप क्रिया विशेषण को पढ़ते हैं, संबंध बोधक को पढ़ते हैं, समुच्चय बोधक को पढ़ते हैं, विस्मयादि बोधक को पढ़ते हैं। तो नाम से ही जैसे पता चल रहा है क्रिया विशेषण, ठीक है ना। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। संबंध बोधक, नाम से ही पता चल रहा है, रटना कुछ नहीं है, हर बार कहती हूं मैं आप लोगों को। संबंध बोधक, संबंध यानी कि जो आपस में संबंध, बोधक यानी कि बताए, ठीक है। समुच्चय बोधक, जो समूह का बोध कराता है। विस्मयादि बोधक, विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव को प्रकट करने वाले विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। यानी कि ये जो शब्द हैं, ये सारे के सारे कहते हैं अविकारी है, यानी कि अपरिवर्तनशील है, कोई चेंज नहीं आता, ना लिंग के आधार पर, ना वचन के आधार पर। क्रिया विशेषण, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। अब यहां पर हमने कहा क्रिया विशेषण, वह व्यायाम करता है, लेकिन कैसे करता है, प्रतिदिन करता है। तो प्रतिदिन आपका क्या शब्द है, अविकारी शब्द है। क्या है, अविकारी शब्द है। अब आप खुद चेंज करके देख लीजिए, क्या इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, क्या इसका स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है, क्या ये स्त्रीलिंग के लिए दूसरा और पुल्लिंग के लिए दूसरा लिखा जाता है, क्या ये एक वचन के लिए दूसरा और बहुवचन के लिए दूसरा लिखा जाता है, तो नहीं, ठीक है ना। यानी कि जो अपरिवर्तनशील रहते हैं, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। माता जी प्रतिदिन
सैर करने जाती हैं। ठीक है ना। तो ये शब्द क्या है आपका विकारी शब्द नहीं है, ये आपका अविकारी शब्द है, यानी कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, जिसमें कोई चेंज नहीं आता। संबंध बोधक, संबंध बोधक क्या होते हैं, जो संबंध को बताते हैं। ठीक है, जैसे माता और पिता। ठीक है, और उसके बाद आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होते हैं, जो वाक्यों को और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। समुच्चय, समुच्चय का क्या होता है कि पूरा ग्रुप बना देते हैं, जो जोड़ देते हैं। जैसे क्योंकि, इसीलिए, किंतु। ठीक है ना, ये शब्द क्या करते हैं आपके जोड़ देते हैं, दो सेंटेंसों को, दो वाक्यांशों को, दो वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बनाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, तो उसे कहते हैं समुच्चय बोधक। उस बाद आता है विस्मयादि बोधक। ठीक है ना, तो विस्मयादि बोधक, अब देखिए समुच्चय बोधक जो होते हैं ना, ये भी लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, और संबंध बोधक जो होते हैं वो भी परिवर्तित नहीं होते हैं। और विस्मयादि बोधक, विस्मय, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, हर्ष, शोक, दुख, घृणा। तो ऐसे शब्द जैसे हम कहेंगे छी छी, चारों तरफ कितनी गंदगी है। ठीक है ना, छी छी। ठीक है, हाय राम, अरे वाह। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक होते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, लिंग वचन और आपके काल या किसी भी चीज के आधार पर। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पर अब कुछ चीजें हैं, इनको मैं आगे डिस्कस करूंगी, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे यहाँ देखिए बताया गया है कि इनके मूल में लिंग वचन के कारण परिवर्तन होता है, सर्वनाम विशेषण, इन सब चीजों को बताया गया है, देख सकते हैं आप। तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और बाकी जैसे मैंने बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका अविकारी शब्द। और विकारी शब्द भी अगर आप लोगों को ढंग से, क्योंकि विकारी शब्दों को हम लगभग पढ़ लेते हैं क्लास 8 तक अच्छे से, तो अगर आप लोगों को दिक्कत होगी कहीं पे, आपको लगता है कि आपको आगे पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण फिर से समझने हैं, तो आप जरूर पूछिएगा। और क्रिया टॉपिक तो आपका वैसे भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्रिया जो है क्लास 10th में भी आपका आता है कि क्रिया पद छांटकर क्रिया का भेद बताइए। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं आपको करवा दूंगी। तो आज मैं आशा करती हूँ कि जो हमने पढ़ा वो आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।